गरीब चिड़िया अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। और जब भी कभी जंगल में त्योहार होता तो वो त्योहार के हिसाब से अपने जंगल में स्टॉल लगा लेती। उन दिनों रक्षाबंधन थी। चिड़िया अपने काम से फुर्सत होकर अपने घर के पास रेहड़ी लगाए राखियां बेच रही थी। राखी ले लो राखी, राखी ले लो राखी, मिट्टू भाई एक राखी ले लो, मेरा भला हो जाएगा। चिड़िया, मुझे राखी की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो एक ले लेता हूँ। मिट्टू तोता एक राखी ले लेता है। मम्मा, कितनी राखियाँ बिकी है? कहाँ बेटा, एक राखी ही बिकी है आज। अगर ये राखियाँ भी ना बिकी तो कैसे चलेगा सब। दूसरे दिन जब मामा चिड़िया गौरी कवि के घर काम करने जाती है तो गुड़िया सोचती है, मम्मा के आने तक मैं आज रेहड़ी लेकर राखियाँ बेचने चली जाती हूँ। क्या पता राखियाँ बिक जाएं और मम्मा खुश हो जाएं। गुड़िया राखियाँ लेकर बेचने चली जाती है। राखी लो राखी, राखी लो राखी। एक शरारती कौवा गुड़िया को जाती हुए देखता है और गुड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, वहाँ पेड़ के पीछे तुम्हारी मम्मा बैठी हुई है, तुम्हें बुला रही है। कहाँ है? मैं देखती हूँ। गुड़िया पेड़ के पीछे जाती है तो जग्गू कौवा गुड़िया की सारी राखियाँ लेकर भाग जाता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद उस छोटी कौवे ने मुझसे मजाक किया होगा। गुड़िया जब वापस आती है तो रेहड़ी पर उसकी राखियाँ गायब थी। गुड़िया रोने लग जाती है। वो चोर कौवा होगा जो मुझ गरीब के राखियाँ चुरा कर ले गया होगा। अब मैं मम्मा को क्या जवाब दूंगी? मैंने तो अच्छा सोचा था और ये तो बहुत गलत हो गया। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जग्गू कौवा गुड़िया की सारी राखियाँ पानी में बहा देता है। अब उस छोटी चिड़िया की अपनी मम्मा से पिटाई होगी। जग्गू कौवा वापस उड़ता है। शरारती करते हुए जग्गू कौवा कभी इधर तो कभी उधर जा रहा था कि एक हवाई ऑटो से टकराकर गिर जाता है। उसके सर से खून बहने लगता है। अपने घर जाती हुई गुड़िया उसे देखकर वहाँ आ जाती है। गुड़िया जल्दी जल्दी से एक ऑटो को रोकती है और उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। वो कौवा बेहोश था। ये गौरी कवि का बेटा है, इसकी माँ को बताओ जाकर। गुड़िया जल्दी जल्दी से भागती है और गौरी कवि के घर जाती है। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ काम कर रही थी। आंटी आंटी, आपके बेटे जग्गू कवि का एक्सीडेंट हो गया है, मैंने उसे डॉक्टर के पास पहुँचा दिया है। चिड़िया, मेरे जग्गू को न जाने क्या हो गया होगा, मेरे साथ चलो। गौरी कवि भागती है। गुड़िया और उसकी मम्मा उसके पीछे पीछे जाती है। बुलबुल ने जग्गू को दवा दे दी थी। थोड़ी देर बाद जग्गू को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? जग्गू बेटा, आप ठीक हो? वो तो अच्छा हुआ ये छोटी चिड़िया आपको हॉस्पिटल लेकर आ गई, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। जग्गू गुड़िया को देखकर डर जाता है। आप डरो ना दोस्त, मैं आपकी मम्मा को कोई बात नहीं बताऊंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, राखियाँ कहाँ हैं? रेहड़ी तो खाली पड़ी है। मम्मा, मेरी सारी राखियाँ गौरी कवि के बेटे ने चुरा ली थी, इसलिए तो वो बुलबुल डॉक्टर के पास इतना डरा हुआ था। गुड़िया बेटी, बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। कभी भी कोई ऐसी शरारत ना करें जिसका अंजाम बुरा हो। सभी छोटे पक्षी नदी के पास बैठे हुए थे। जग्गू कौवा कुक्कू और किक्की से कहता है, दोस्तों, आज हम तोते अंकल के बाग से अमरूद चोरी करने जाते हैं, लेकिन अगर मेरी मम्मा को पता चल गया तो मम्मा बहुत डांटेंगी। पागल, हमें कौन सा मम्मा पापा को बताकर जाना है, कुछ नहीं होगा। तुम अपनी मम्मा से झूठ बोलना
कि हम झरने पर जा रहे हैं और फिर हम सब तोते अंकल के बाग से अमरूद चोरी करने चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाद में मेरी मम्मा को मत बता देना। वो सब अपने अपने घरों में झूठ बोलने चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैं झरने पर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। मम्मा, मैं और कुकू झरने पर जा रहे हैं। मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ झरने पर चला जाऊँ? हाँ बेटा, चले जाओ, लेकिन याद है ना, कोई शरारत नहीं करनी और ना ही किसी से पूछे बिना किसी की कोई चीज खानी है। ठीक है मम्मा, मुझे सब याद है। ऐसे कुकू भी अपनी मम्मा से झूठ बोलकर अपने घर से निकल जाता है। वो सब दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और तोते अंकल के बाग में चले जाते हैं। सब अपने अपने पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तोता भी अपनी लाठी लेकर वहाँ आ जाता है। कौन कौन है मेरे बाग में? मैं छोड़ूंगा नहीं। वो सब दोस्त अपनी अपनी दिशा में भाग जाते हैं। किकी और जग्गू दूसरी तरफ निकल जाते हैं, लेकिन तोता लाठी लेकर कुकू के पीछे लग जाता है। कुकू तेजी से उड़ता हुआ घने जंगल में जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। कुकू के दिल की धड़कन बहुत तेज थी, उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने तुझे देख लिया है, तुम चिड़िया के बेटे हो। मैं अभी तेरे माँ को बताता हूँ। तोता वहाँ से चले जाता है, लेकिन कुकू झाड़ियों में ही छुपा रहता है। अगर मैं घर गया तो मम्मा मुझे डांटेंगी, मैं कैसे घर जाऊँगा? रानी चिड़िया, तुम्हारा बेटा कुकू आवारा पक्षियों के साथ मेरे बाग में अमरूद चोरी करने आया था। मैंने देख लिया तो भाग गए वो सब। कुकू को तो मैंने अपनी आंखों से घने जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। तोते भैया, माफ करना, मैंने तो अपने बेटे को हमेशा चोरी करने से मना किया है, लेकिन आज ना जाने क्यों कुकू ने ऐसा किया। तोता वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कुकू डर के मारे झाड़ियों में ही छुपा रहता है और फिर जब कुकू झाड़ियों से निकलने की कोशिश करता है तो उसके पंख कांटों में फंस चुके थे। कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो मैं अपने दोस्तों की बात मानकर चोरी करने आ गया। अब मैं कैसे घर जाऊंगा? कुकू की मम्मा गौरी कौवे के घर जाती है। गौरी, जग्गू कहाँ है? जग्गू तो सो गया है। वो सब तोते के बाग में अमरूद चोरी करने के लिए गए थे। तोते ने देख लिया तो भाग गए, लेकिन मेरा कुकू अभी तक घर लौट कर नहीं आया। चिड़िया, मैं अभी जग्गू से पूछती हूँ। गौरी कौवे जग्गू कौवे को आवाज देती है। जग्गू, जग्गू बेटा बाहर आओ। जग्गू उठ जाता है और घर से बाहर आ जाता है। चिड़िया आंटी क्या कह रही है? क्या तुम आज तोते के बाग से अमरूद चोरी करने गए थे? जग्गू अपना सर झुका लेता है। बेटा, कुकू कहाँ है? मैं और किक्की तो भाग गए थे, लेकिन कुकू घने जंगल की तरफ चला गया था। गौरी, घने जंगल में तो तरह तरह के जीव रहते हैं, मुझे जल्दी से अपने बेटे को बचाने के लिए जाना होगा। जग्गू बेटा, आप सबने मिलकर बहुत बुरा काम किया, अब चुपचाप घर जाओ। कुकू घर चला जाता है। गौरी कौवे चिड़िया के साथ कुकू की खोज में जाती है। कुकू, कुकू बेटा, अब कहाँ हो? अब कहाँ हो कुकू बेटा? कुकू, कुकू बेटा, कहाँ हो बेटा? कुकू अपने मम्मा की आवाज सुन लेता है। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं कांटों में फंसा हुआ हूँ। मम्मा चिड़िया और गौरी कुकू की आवाज के पीछे पीछे जाती हैं और मम्मा चिड़िया आगे बढ़कर कुकू को झाड़ियों से बाहर निकालती है। कुकू बहुत डरा हुआ था। अच्छा, अब चुप हो जाओ, आइंदा ऐसा मत करना। मुझे सब पता चल गया है, तोते अंकल ने मुझे सब बता दिया है। मम्मा सॉरी, गलती हो गई मुझसे। फिर वो सब वापस उड़ते हैं। सुबह हो जाती है और कुकू अपनी मम्मा से वादा करता है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और फिर से अपने दोस्तों के साथ दाना लेने चला जाता है। कुकू, क्या मम्मा से मार पड़ी? नहीं, मार तो नहीं पड़ी, लेकिन मैं शर्मिंदा बहुत हुआ।
मैं भी, मेरी मम्मा को पता चल गया था कि हम सब चोरी करने गए थे। फिर वो तीनों दोस्त कभी भी झूठ ना बोलने का वादा करते हैं। सुंदरवन के जंगल में आकाश नाम का चिड़ा अपनी पत्नी रानो, बेटी गुड़िया और बेटे कुकू के साथ रहता था। आकाश चिड़े का अपना एक मटर का खेत था। उसके खेत में मटर बड़े ही मीठे हुआ करते थे, जो पूरे जंगल में सबको बड़े ही पसंद आते थे। सभी पक्षी उसी की मटर खरीदना पसंद करते थे। एक रोज, इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई है, इस बार अच्छी कमाई होगी तो मैं अपने पूरे घर की मरम्मत कराऊंगा और घर में नया बिस्तर भी लाऊंगा, ताकि रानो तुम्हें इस टूटे घोंसले पर ना सोना पड़े। भगवान करे आपका काम यूं ही चलता रहे और आप खूब तरक्की करें और हम अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा सकें। सच कहा तुमने, बस थोड़ा पैसा और कमा लूं तो मैं एक बड़ा सा खेत खरीद लूंगा, फिर उसमें मटर की खेती और बढ़ा दूंगा, फिर अपनी मटर की फसल शहर में जाकर बेचूंगा। अच्छा, आज मुझे मटर की कटाई भी तो करनी है, तो मैं चलता हूँ रानो। आज तो काफी सारी कटाई करनी है, तो मैं भी आपके साथ खेत पर चलती हूँ। आकाश और रानो खेत चले जाते हैं। उसके खेत के बगल में ही उनके पड़ोसी कालू कौवे का भी खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण वो आकाश चिड़े का खेत देखकर उससे जलता था। हम दोनों का खेत तो आसपास ही है, फिर इसके खेत की फसल इतनी अच्छी और मेरी इतनी खराब, जरूर इसी ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा मेरे खेत के साथ, तभी मेरे खेत की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। कालू मन ही मन ये सब सोच रहा था। तभी वो देखता है कि आकाश के पास एक व्यापारी पक्षी आता है। आकाश, इस बार तुम्हारे खेत की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है, इस बार मुझे 100 किलो मटर चाहिए। अगर तुमने किसी और को कहीं बेचा है तो उसमें से 100 किलो तुम मुझे दे दो। ठीक है साहब, वैसे भी इस बार मेरे खेत में पूरे 250 किलो की मटर की खेती हुई है। ये कहकर सेठ वहाँ से जाने लगता है। तभी कालू सेठ से कहता है, सेठ जी, जरा मेरे खेत की फसल के मटर भी लीजिए। अच्छा, पहले टेस्ट तो करवा अपने मटर। जी, ये लीजिए। कालू कौवा उसे मटर खाने को देता है, लेकिन जैसे ही सेठ उस मटर को चखता है तो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, माफ करना, लेकिन मैं तुमसे ये मटर नहीं खरीद सकता, ये तो बड़े ही बेस्वाद हैं, इसे तो मुझसे कोई भी ग्राहक नहीं खरीदेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी कालू आकाश चिड़े से, तुम्हारे ही कारण मेरे फसल की बिक्री नहीं हो पाई। हम दोनों के खेत आसपास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। इसका मतलब तूने जरूर मेरे खेत की फसल खराब करने के लिए कुछ डाला है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? बस अब ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुमने ही कुछ किया है ताकि मेरे खेत की फसल खराब हो जाए और सब तुमसे ही मटर खरीदें। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है, ना तो मैंने कभी किसी का बुरा किया है और ना ही मैं कभी किसी का बुरा सोच सकता हूँ। कालू भाई, आप जो भी सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इसके अलावा हमें अपनी सफाई के बारे में कुछ भी नहीं कहना। हम जानते हैं आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। आकाश जी, चलिए यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। कालू की बात सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। 3 दिन बाद आकाश सेठ जी को 100 किलो मटर बेच देता है, जिसके उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अभी भी उसके पास खेत के लगभग 150 किलो मटर बच जाते हैं। जब सेठ जी के खरीदे हुए मटर ग्राहकों ने खरीदे तो वो मटर ग्राहकों को बड़े ही
पसंद आए तो बाकी ठेकेदारों ने भी आकाश चिड़े की बची हुई मटर खरीदने का ऑर्डर दे दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है रानो, हमारे सारे मटर बिक गए। हमारी बची हुई मटर बिकने के भी ऑर्डर आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि बाकी मटर बिकने के बाद मेरे पास जब सारे पैसे आएंगे तो उनमें से मैं कुछ पैसे कालू भाई साहब को दे दूंगा, ताकि वो फिर से अपनी फसल उगा सके। इस बार उन्हें फसल में काफी नुकसान हुआ है तो उनके काम आ जाएंगे। लेकिन वो तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने आपको कितना बुरा भला कहा, उसके बाद भी आप उनकी मदद करना चाहते हैं। काश वो आपके मन के भावों को समझ पाते। भले ही वो हमारे बारे में कुछ भी सोचे रानो, लेकिन है तो वो हमारे पड़ोसी ही ना, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जहाँ आकाश चिड़ा कालू के बारे में इतना सोच रहा था, वहीं कालू के मन में तो उसके खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। उस आकाश को बड़ा घमंड है ना खुद पर, अब मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। लेकिन कालू जी, हम ऐसा कैसे करेंगे? गौरी जी, मैं उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। वो कैसे कालू जी? फिर कालू कौवा गौरी को अपनी पूरी योजना बताता है। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। जंगल में सभी पक्षियों के सोने के बाद आधी रात को कालू कौवा आकाश चिड़े के उस गोदाम में जाता है और वहाँ आग लगा देता है। अब आएगा मजा, हा 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 हा। अगली सुबह जब आकाश गोदाम में जाता है तो देखता है कि गोदाम में रखी उसकी सारी फसल जल चुकी होती है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी फसल, मैं बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की मेहनत, मेरी पूंजी सब खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद आकाश अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत करती है। आप हिम्मत मत हारिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर से मेहनत करेंगे। हाँ पापा, आप परेशान मत हो, भगवान जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। मेरी बच्ची। अगले दिन आकाश चिड़ा फिर से अपने खेत पर मटर के बीज बोने जाता है तो देखता है कि उसका खेत हरे भरे मटर की फसल से लहला रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में मटर की हरी भरी फसल कैसे उगाई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं, ये कोई सपना नहीं है आकाश चिड़े, ये हकीकत है। जरा यहाँ तो देख आकाश चिड़े, मैं हूँ जादुई मटर। आकाश चिड़ा जब उस तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक जादुई बोलने वाली मटर खड़ी थी, जिसके दो छोटे छोटे हाथ पैर और दो आंखें भी थी। अरे तुम कैसी मटर हो जिसके हाथ पैर भी हैं? मैं एक जादुई मटर हूँ और यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ सब्जियों के लोभ से। कुछ समय पहले मैं तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें कितना गलत कहा, लेकिन फिर भी उल्टा तुमने उसकी मदद के बारे में सोचा। लेकिन जब उसने अपनी जलन के चलते तुम्हारी फसल में आग लगा दी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने चली आई। तो ये आग कालू भैया ने लगाई। कोई बात नहीं हरी मटर, मैं चाहता हूँ जैसे तुमने मेरे खेत को हरा भरा कर दिया, ऐसे ही तुम उनके खेत को भी हरा भरा कर दो। ये कहकर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर उसके खेत में भी हरे भरे मटर की जादुई फसल की पैदावार कर देती हूँ। पीछे खड़े कालू और गौरी ये सब सुन रहे थे और उन्हें अपनी करनी पर बड़ा ही पछतावा था।
वो आकाश चिड़े के पैरों में गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तू बहुत ही नेक दिल पक्षी है रे। आकाश चिड़े ने उसे माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से कभी आकाश की जादुई मटर की फसल खत्म नहीं हुई और उसके मटर पहले से भी ज्यादा टेस्टी हो गई, जिससे उसकी बिक्री अब कई गुना बढ़ गई। अब उसने बड़ा सा घर बना लिया, साथ ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने डाल दिया। कौवा अपनी पतंगों को पकड़ने लगता है ताकि वो उन्हें फटने से बचा सके, लेकिन कभी कोई पतंग फट जाती तो कभी कोई। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये तो सारी पतंगे फटने लगी हैं। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने पति और बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। रानो चिड़िया के पति के पास कोई भी काम नहीं था और वहीं दूसरी ओर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवे की किराने की दुकान थी जो बहुत ही अच्छी चलती थी। एक दिन रानो के घर में खाने का सारा सामान खत्म हो जाता है, जिससे दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में आ जाते हैं। वो दोनों बैठकर इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि वहाँ कुक्कू कुछ रंग बिरंगे कागज लेकर आता है। मम्मा मम्मा, मेरे स्कूल में पतंग प्रतियोगिता है, कल मुझे स्कूल में पतंग बनाकर ले जानी है। जिसकी पतंग सबसे अच्छी हुई उसे इनाम मिलेगा। ठीक है कुक्कू बेटा, लाओ मैं बना देती हूँ पतंग। मम्मा चिड़िया पतंग बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में वो बहुत ही खूबसूरत पतंग बना देती है। इतनी सुंदर पतंग देखकर पापा चिड़ा और कुक्कू दोनों ही दंग रह जाते हैं। अगले दिन कुक्कू स्कूल में पतंग लेकर जाता है। हर कोई कुक्कू की पतंग को देखता ही रह जाता है। किसी के पास इतनी सुंदर पतंग नहीं होती। पतंग प्रतियोगिता में कुक्कू ही जीत जाता है और उसे इनाम में पूरे 1000 रुपए मिलते हैं। कुक्कू बड़ा ही खुश होता है और घर जाकर वो पैसे अपने मम्मा पापा को दे देता है। 1000 रुपए, इतनी मुश्किल घड़ी में हमें इतने सारे पैसे मिल गए। लगता है भगवान भी हमारे साथ हैं। रानो, मैं क्या सोच रहा था कि मैं क्यों ना इन पैसों से कोई काम शुरू करूं। हाँ, लेकिन 1000 रुपए काम शुरू करने के लिए कुछ कम नहीं है। हाँ, कम तो है रानो, पर क्यों ना हम कोई ऐसा काम शुरू करें जिसमें पैसों की लागत कम हो। हाँ, लेकिन पति जी, ऐसा कौन सा काम हो सकता है? दोनों पति पत्नी काफी देर तक इसी बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर वो इन पैसों से क्या काम शुरू करे। तभी पापा चिड़ा बोलता है, रानो क्यों ना हम पतंग की दुकान खोल लें। पतंग की दुकान? मगर उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। अरे भाग्यवान, अगर हम घर में ही पतंग बनाएं तो 1000 रुपए काफी हैं। तुमने इतनी सुंदर पतंग बनाई कि ऐसे किसी दुकान में नहीं मिलेगी। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम कुछ कर सकते हैं। मकर संक्रांति में अभी कुछ दिन भी पड़े हैं। बस फिर क्या था, पापा चिड़ा जल्दी से बाजार जाकर रंग बिरंगे कागज लेकर आ जाता है और मम्मा चिड़िया उनसे पतंग बनाना शुरू कर देती है। रात भर बैठकर वो काफी पतंग बना लेती है, जिसमें उसका पति टोनू उसकी मदद करता है। अगले दिन टोनू बाजार में जाकर पतंग बेचना शुरू कर देता है। उसके पतंग की दुकान कालू कौवे की किराने की दुकान के ठीक बिल्कुल सामने थी। हा 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 हा, देखो तो जरा, पतंग बेचना शुरू कर दिया है इसने। हाँ, कोई नहीं खरीदने वाला इसकी पतंग। हा 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 हा। कालू कौवा मन ही मन टोनू का मजाक उड़ाता है, पर टोनू पूरी मेहनत से अपनी दुकान में पतंग लटका देता है और पक्षियों को आवाज देने लगता है। कुछ पक्षी आते जाते टोनू की पतंग की दुकान को देखने लगते हैं। पतंगे सच में बहुत ही सुंदर होती हैं। कुछ पक्षी वहाँ पर आकर रुक भी जाते हैं और टोनू से पतंग खरीदने लगते हैं। अरे भाई, ये पतंग कितने की थी? अरे भाई जी, ये छोटी वाली पतंगे कोई भी 20 रुपए की है और ये बड़ी वाली पतंगे कोई भी 50 रुपए की।
बड़े सस्ते पतंग हैं। चलो तुम मुझे 2 पतंग 20 वाले और 2 पतंग 50 वाली दे दो। टोनू चिड़ा ऐसे ही एक एक करके अपनी सारी पतंगे बेच देता है। उसके पास शाम तक 4000 रुपए हो जाते हैं। जब टोनू अपने कमाई के पैसे गिन रहा होता है तो कालू कौवा उसे देख रहा होता है। टोनू सारे पैसे लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। पहले ही दिन इतने अच्छी कमाई देखकर दोनों बड़े ही खुश होते हैं। वो दोनों उन पैसों से पहले से भी ज्यादा कागज लेकर आते हैं और रात भर बैठकर ढेर सारी पतंगे बना लेते हैं। अगले दिन भी टोनू की सारी पतंगे बिक जाती है और वो अच्छी कमाई कर लेता है। अब ऐसे ही रानू और टोनू रोज रात को पतंग बनाते और अगले दिन टोनू उन पतंगों को बेच देता। कालू कौवे को ये देखकर बहुत ही जलन होती है। उसके मन में भी लालच आ जाता है। मेरी दुकान में तो कोई भी कमाई नहीं हो रही, सारी कमाई तो ये टोनू करे जा रहा है। क्यों ना मैं भी पतंग की दुकान खोल ही लूं। टोनू की कमाई देखकर कालू कौवे के मन में भी लालच आ जाता है और वो घर जाकर गौरी को सारी बात बताता है। कालू कौवे की बात सुनकर गौरी के मन में भी लालच आ जाता है और वो भी बड़ी खुशी से कालू की हाँ में हाँ मिला देती है। फिर दोनों बाजार जाकर दुनिया भर के पतंगे ले आते हैं। अगले दिन टोनू के दुकान के सामने ही कालू कौवा अपने पतंग की दुकान लगा देता है। टोनू को ये देख बड़ी ही हैरानी होती है पर वो कुछ नहीं कहता। अब दोनों ही पतंगे बेचने लगते हैं। आओ आओ मेरे पास आओ, सबसे सुंदर और सस्ते पतंग ले जाओ। आओ आओ चले आओ, सबसे सुंदर और सस्ती पतंग ले जाओ। अरे कालू ये पतंग कितने की दी? अरे कबूतर कोई भी पतंग ले जाओ, सब 15 रुपए की ही है। अरे वाह कालू तुम तो बहुत ही सस्ते पतंगे दे रहे हो। हाँ कबूतर, मैंने कोई दूसरे पक्षियों की तरह कोई लूट थोड़ी ना मचा रखी है। हाँ कालू तुम एकदम सही कह रही हो, वरना दूसरे पक्षी यही पतंग दुगने दाम में दे रहे हैं। कालू कौवा अपनी पतंगे सस्ते दामों में बेचने लगता है ताकि सारे पक्षी उसी के पास आए और सच में सारे पक्षी उसी के पास आकर पतंगे खरीदने लगते हैं। पहले ही दिन कालू की बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है और टोनू के पास तो 2-4 पक्षी ही आते हैं। टोनू बड़ा उदास होकर घर जाता है और रानू को सारी बात बताता है। रानू जी आज का दिन तो बहुत ही बुरा है। हमारी पतंग की दुकान कितनी अच्छी चल रही थी पर उस कालू कौवे ने हमारी दुकान के सामने ही अपनी पतंग की दुकान खोल ली। कालू की किराने की दुकान तो इतनी अच्छी चल रही थी ना, फिर भी क्या जरूरत थी उसे पतंग की दुकान खोलने की। टोनू जी आप दुखी मत हो, भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, आप बस हिम्मत मत हारो। अगले दिन भी दोनों अपनी अपनी पतंग की दुकान खोल लेते हैं। जब कालू कौवे को ऐसा लगता है कि उसके पतंग की दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है तो वो सारे ही पैसों की पतंगे खरीद लेता है। वो बिल्कुल घटिया कागज की पतंगे खरीदकर दुकान में बेचने लगता है। अब मैं 2 रुपए वाली पतंग 10 रुपए में बेचूंगा और माला माल हो जाऊंगा। हा 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 हा। तभी एक पक्षी टोनू की दुकान पर जाता है। अरे वाह, तुम्हारी पतंग तो बड़ी ही सुंदर है, कितने की दी? जी भाई जी, छोटी पतंग 20 रुपए और बड़ी पतंग 50 रुपए। अरे अरे उसे छोड़ो और यहाँ आओ और कोई भी पतंग 10 रुपए में ले जाओ। अरे भाई तुम तो इतनी महंगी पतंगे दे रही हो और तुम्हारे सामने वाला इतने कम दाम में पतंग बेच रहा है। अरे भाई जी मेरी पतंग बेशक ही थोड़ी महंगी है पर मजबूत भी है। अरे सब ऐसे ही बोलते हैं, पतंग तो पतंग है, उसे छोड़ो और आप यहाँ आओ और मुझसे सस्ते दाम में पतंग ले जाओ। वो पक्षी टोनू से पतंग ना लेकर कालू कौवे के पास पतंग लेने चला जाता है। इतने सस्ते दाम सुनकर वहाँ पर बहुत से पक्षियों की लाइन लग जाती है पर अचानक मौसम बड़ा ही खराब हो जाता है और हवा चलने लगती है
कालू कौवे की पतंग इतनी घटिया कागज की बनी होती है कि जरा सी हवा चलते ही फटने लगती है। कालू कौवा अपनी पतंगों को पकड़ने लगता है ताकि वो उन्हें फटने से बचा सके, लेकिन कभी कोई पतंग फट जाती तो कभी कोई। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये तो सारी पतंगे फटने लगी हैं। अरे अरे, कालू के दुकान के पतंगे कितनी खराब हैं। देखो तो जरा, थोड़ी सी हवा में कालू के पतंगे फटने लगी। ये पतंग तो उड़ते ही फट जाएंगी। अरे पक्षियों, ऐसी पतंग लेंगे तो ये 10 रुपए भी बर्बाद हो जाएंगे। अरे कालू की तो पतंगे बहुत ही बेकार कागज की हैं। ये कालू का बच्चा हमें पागल बना रहा है। ऐसी बेकार पतंग तो मैं 5 रुपए में भी न खरीदूं। मैं तो सामने वाली दुकान पर पतंग लेने जा रहा हूँ। टोनू की पतंग थोड़ी महंगी जरूर है, पर देखो तो इतनी हवा में भी फट नहीं रही है। सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान छोड़कर टोनू की दुकान पर चले जाते हैं और उससे पतंग खरीदने लगते हैं। टोनू की सारी पतंग बिक जाती है और कालू कौवे के पास कोई भी पतंग लेने नहीं जाता है। उसके सारी कमाई जो वो घटिया और सस्ती पतंगे खरीदने में लगा देता है, वो सब बर्बाद हो जाती है। कालू कौवे की सारी पतंगे फट जाती हैं और वो सर पकड़कर रोने लगता है। हाय हाय, मैं तो लुट गया। मैंने सारे पैसे इस दुकान में लगा दिए थे। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया।